और आज हमारे साथ वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर एंड एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया जुड़ गए हैं। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच आज हमसे बात करने के लिए। मैं आज पहले शुरुआत करूंगा न्यू एज स्टॉक्स में जो ट्रैक्शन बना है पिछले 6 महीने में। सारे स्टॉक्स, चाहे जोमेटो हो, पेटीएम हो, कार्ट्रेड हो या फिर आपका पीबी फिनटेक हो, सारे के सारे स्टॉक्स डबल से ज़्यादा हुए हैं रिसेंट लूज से। आपने पार्टिसिपेट किया है क्या इस रैली में और आपका व्यू क्या है? तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किए इस रैली में। हम लोग का जो फिलोसफी है उसमें ना हम लोग को अर्निंग्स चाहिए, अर्निंग्स विजिबिलिटी चाहिए और है ना वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता चाहिए। हम लोग 3 यूज करके फिलोसफी पे कायम रखते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होने का, अंडर ओन्ड होने का और है ना अंडर परफॉर्मिंग होने का। तो अंडर परफॉर्मिंग तो ये मीट कर रहा था कि भाई अंडर परफॉर्म काफी कर दिया था, पर वो जो वैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो इसमें ना नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किए इसमें। ओके। अच्छा, मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है अब ज्योति जी? क्योंकि एक वन वे रैली रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में। क्या आपको थोड़ा सा डर लग रहा है इस समय जो प्राइस एक्शन हो रहा है, प्रमोटर्स के ब्लॉक डील्स के बाद स्टॉक 10-10% ऊपर भाग रहे हैं? आई एम श्योर ये एक आपके लिए भी एक नया होगा एक। अनुज जी, अपने सब देखने को मिला है कि जब भी रैली आती है तो है ना लगता है कि अरे ये मार्केट रुकेगा ही नहीं। पर अब वैल्यूएशन सस्ते नहीं रहे हैं, तो स्मॉल कैप लार्ज कैप दोनों में वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए हैं। तो हम लोग का अनुमान है कि यहाँ से ना एक तरह से टाइम करेक्शन की आवश्यकता है मार्केट को। तो पिछले 6 हफ्ता में वैसे देखने मिला है लार्ज कैप में तो टाइम करेक्शन हुआ है, स्मॉल कैप मिड कैप में भी अभी भी रैली कायम है। पर ये टाइम करेक्शन एक आएगा, हो सकता है थोड़ा प्राइस करेक्शन भी आवे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन से थोड़ा वैल्यूएशन वापस है ना फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। अभी थोड़ा वैल्यूएशन फेयर वैल्यू से ज्यादा दिख रहा है। ज्योतिवर्धन सर, क्योंकि आप वैल्यूएशंस को काफ़ी इस वक्त वेटेज दे रहे हैं, ये जो कूलिंग ऑफ हुआ था केमिकल्स में लास्ट 3 महीने में, कल से मूव स्क्रीन पे विजिबल है। इस कूलिंग ऑफ में वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे आप केमिकल्स को कहाँ रखेंगे? क्या आपकी प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में ये इमर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये? हाँ, इसमें थोड़ा बाइंग लिस्ट में इमर्ज हो रहा था क्योंकि कई कंपनी में वैल्यूएशन थोड़े ठीक हो गए थे। मैं एकदम सस्ते तो नहीं हुए थे पर फेयर वैल्यू जोन में आ गए थे। जो पिछले 2 दिन में रैली देखने मिला है उसका मेन कारण है कि काफी केमिकल्स में ना केमिकल प्राइसेस में बढ़त आ चुकी है, क्योंकि जब से चाइना मार्केट में आया केमिकल के प्राइसेस नीचे जा रहे थे। बढ़त का एक कारण है कि जो ऑयल प्राइसेस है वो ऊपर चले गए हैं, और दूसरा कारण है कि अपने को देखने मिल रहा है कि अभी शायद है ना बॉटम हो गया और एक तरह से यहाँ पे टर्न आया है। हम लोग का अनुमान है 1-2 क्वार्टर अभी भी इतना अच्छा नहीं रहेगा केमिकल कंपनीज के लिए, पर बाय ऑन डिप्स जरूर करना चाहिए केमिकल में, क्योंकि केमिकल का अगला 3-4 साल का आउटलुक काफी अच्छा है। केमिकल्स के लिए 3-4 साल का आउटलुक अच्छा है, और एग्जैक्टली यही वर्डिंग्स आपको याद होगा कल जब हम इसी बातचीत में, कल अजय श्रीवास्तव जी के साथ थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपका प्रोस्पेक्टिव 36 महीने का है, सिर्फ अगर 12-6 महीने के लिए नहीं, प्रोस्पेक्टिव 6 महीने का से बढ़कर आपका 36 महीने का है, तो प्लीज़ केमिकल्स पर नज़र रखिएगा। लेकिन सर, आज की सबसे बड़ी स्टोरी पे अगर हम गौर करें, अब देखिए, चाहे ये सरकार का कदम कैसे भी हो, चाहे वो महंगाई कम करने के लिए एक निर्णय हो या फिर चुनावी एक फैसला है, सिलेंडर के दाम 200 घटाए गए, नॉन उज्ज्वला सिलेंडर्स का जो बोझ है वो एमसीज पे ही जाएगा। क्या अब यहाँ से आगे जाते हुए मई तक आप वकालत करेंगे कि इन स्टॉक से दूर रहिए? और इनफैक्ट यूटिलिटीज़ में अगर आप देखें तो आईजीएल एमजीएल में अगर शामिल करूं तो क्या उनको भी रडार पर रखना चाहिए? उन पे भी प्रोस्पेक्टिव यही होगा? हाँ, तो ये अपने हर एक चुनाव के पहले देखने मिलता है कि है ना जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो एक तरह से सब्सिडी एलिमेंट बढ़ना चालू हो जाता है, जो है ना कंज्यूमर को प्राइस पास ऑन करना चाहिए वो प्राइस पास ऑन नहीं होता है। तो इसका बोझा हरदम वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ही जाता है, चाहे वो ओएमसीज हो चाहे ऑयल कंपनीज हो, सबके ऊपर जाता है। तो एक तरह से ये सब कंपनी में इलेक्शन के पहले थोड़ा दूर रहना ही समझदारी होती है, क्योंकि इलेक्शन के बाद फिर वापस इसमें गुंजाइश आ जाती है कि वापस पार्टिसिपेट करते हुए। क्योंकि इसका ना अनुमान लगाना कोई अर्निंग्स मॉडल में उसको प्लग इन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे ना कैलकुलेटेड नहीं है। जिस दिन सरकार को लगे कि भाई ये दाम बढ़ रहा है, थोड़ा कंज्यूमर को देना चाहिए राहत, क्योंकि है ना
इलेक्शन के टाइम वो काम में उसके लिए फायदेमंद रहेगा वो कर देंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर एक व्यू क्लियरली इस समय बनता हुआ। अब ज्योति जी, ऑटो स्पेस में काफ़ी अच्छा एक ट्रैक्शन रहा है, खासतौर से जिन कंपनियों ने एक ईवी में एक लीड ली है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये स्टॉक्स महंगे हो गए हैं और थोड़ी सी ओवर ओनरशिप और कंसेंसस बाय का रिस्क है यहाँ पर? यहाँ से अब क्योंकि स्टॉक परफॉर्मेंस काफी शार्प रहा है, दो चीज देखने मिल रहा है यहाँ पे। पिछले साल ना काफी वेटिंग लिस्ट लंबा था ऑटोज में, और वो वेटिंग लिस्ट लंबा होने के कारण ऑटो में डिमांड बहुत है ना, विजिबिलिटी बहुत डिमांड की स्ट्रांग थी। अब वो वेटिंग लिस्ट थोड़ी कम हो रही है, तो उसी हिसाब से ना इतना इजी ट्रेड नहीं है जो एक साल पहले ट्रेड था। दूसरा देखें तो स्टॉक प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं, तो वैल्यूएशन इतने सस्ते नहीं रहे। तो फिर भी हम लोग का अनुमान है कि जो ऑटो एंसिलीज है उसमें अभी भी काफी है ना कंपनीज है जहाँ पे ना विजिबिलिटी है, 4-5 साल की अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रहेगी, 20-25% कंपाउंडेड अर्निंग्स हो सकता है, तो वैल्यूएशन वहां पे इतने महंगे नहीं है। तो हम लोग का ध्यान ज्यादा ऑटो एंसिलीज पे है और ओएम ऑटो मेजर्स पे कम है थोड़ा। अच्छा ज्योतिवर्धन सर, अभी डिफेंस प्लस एरोस्पेस, आई मीन चंद्रयान के लॉन्च से पहले और उसके सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद जो हमने एरोस्पेस कंपनियों में मूव देखा वो बहुत बहुत एडमायरेबल था। अब आप बीएचईएल को देखिए, इनका भी योगदान था, डिफेंस भी है इसमें। क्या डिफेंस एरोस्पेस थीम को आप प्ले कर रहे हैं? मेरा 3-4 दिन पहले एलएनटी के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था, उनका स्पेस जो ऑर्डर बुक है वो करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास है। जो गगनयान जो अगली परियोजना है उसका उसका मेरे ख्याल से तो और भी बड़ा, कहीं ना कहीं चंद्रयान से बड़ा होगा वो। आपका इस स्पेस पे व्यू क्या है इस वक्त? तो देखिए स्पेस बहुत प्रॉमिसिंग है एक तरह से, यहाँ पे अगले 4-5 साल तक काफी है ना ग्रोथ आएगी कंपनीज में। दो चीज है इसमें, जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो ज्यादा नहीं बढ़ता है, आपने देखे तो एक तरह से रियल टर्म्स में तो है ना फ्लैट टू नेगेटिव ही देता है, पूरा है ना डिफेंस बजट 4-5% ही बढ़ता है। पर उसमें जो है ना स्पेंडिंग हो रही थी वो काफी है ना विदेश कंपनी को मिल रही थी। अब है ना गवर्नमेंट का पूरा पॉलिसी हो गया कि है ना भारतीय कंपनीज को स्पेंडिंग मिलेगी, इसलिए भारतीय कंपनीज का जो एड्रेसेबल मार्केट है, जो ऑर्डर बुक है, वो काफी अगले 4-5 साल में बढ़ने वाला है। एरोस्पेस और ये स्पेस प्रोग्राम है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा है ना भारतीय कंपनी को मिलेगा। यहाँ बस दो चीज ध्यान में रखना चाहिए कि कई कंपनी जो पार्टिसिपेट कर रही है चंद्रयान में, उसके लिए वो मीनिंगफुल है कि नहीं वो देखना चाहिए, क्योंकि कई बार वो पार्टिसिपेट करते हैं पर उनके ओवरऑल सेल्स के लिए वो बहुत छोटा सा है ना एक प्रतिशत रहता है, तो उसमें ना उनको फायदा इतना ज्यादा नहीं होएगा अर्निंग्स ग्रोथ में। पर कई जो डिफेंस कंपनीज है, डिफेंस स्टॉक एरोस्पेस कंपनीज है, वहां पे ना अगले 3-4-5 साल में सेल्स हो सकता है 20% 25% से बढ़े, और ये सब कंपनीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सब जगह भाव है ना शेयर के काफी बढ़ चुके हैं, तो एक तरह से वैल्यूएशन को ध्यान में रखना चाहिए और ये बाय ऑन डिप्स करना चाहिए पूरे डिफेंस स्पेस में, एक सेक्युलर थीम है भारत का। चलिए ज्योतिवर्धन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए।